हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में हम लोगों ने जो लास्ट कुछ वीडियोस जो पढ़े थे आपके, वो एरे बेस्ड प्रोग्राम किए थे, जिसमें हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन एरे और हमने मल्टी डायमेंशन एरे पढ़े थे आपके। और हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन एरे में बहुत एरे बेस्ड प्रोग्राम्स किए थे, और कुछ प्रोग्राम्स हमने जो डीएसए के किए थे, जिसमें हमने सर्चिंग और सॉर्टिंग किए थे आपके। और जो आपके मल्टी डायमेंशन एरे में भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे आपके। आप उनको उन वीडियोज़ को देखिएगा। और लेकिन आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपका, जिसको यूडीएफ भी कहते हैं आपका। तो पहले बात तो देखिए, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों बनाते हैं, इसका क्या पर्पज है, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए आपकी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं भी अभी पढ़ कर आपको सुना देता हूँ आपका। लेकिन देखिए, इसका जो मेन पर्पज होता है इसका आपका, वो ये बता रहा हूँ आपको कि कभी भी आपका जो फंक्शंस का काम क्या होता है कि अगर हमें उसको रीयूज करना हो, बार बार किसी कोड को अगर हमें बार बार रीयूज करना हो आपका, तो उसी के लिए हम अपने कोड को एक फंक्शन लिख देते हैं आपका, ताकि हम उसको किसी भी जगह पर बार बार कॉल कर सके आपका। देखिए पढ़े क्या लिखा है आपका, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट अलाउ यूजर टू डिफाइन देयर ओन फंक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क देखिए क्या है, जैसे मुझे इन केस 2 नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा तो मुझे पहले नंबर का फैक्टोरियल का पूरे लूप चलाना पड़ेगा, फिर दूसरे नंबर के लिए मुझे फैक्टोरियल का लूप चलाना पड़ेगा। इससे बेटर क्या आपका कि मैं फैक्टोरियल का एक आपका फंक्शन बना दूं और उसको 2 जगह पर कॉल कर लूँ आपका। तो देखिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन का मेन पर्पज है, एक तो देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं आपके, प्रिंट एफ है, आपका स्कैन एफ है, आपका गेट्स है, या फिर जो भी आपके फंक्शन है जो प्री डिफाइंड, जो हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलते हैं, वो प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। बट हम अगर अपने प्रोग्रामिंग को ईज करने के लिए या ईजी बनाने के लिए अगर हम कुछ फंक्शन बनाते हैं, उनको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। आगे क्या लिखे, वी कैन कॉल दिस फंक्शन एवरीवेयर इन द प्रोग्राम मेकिंग द कोड मोर मॉड्यूलर एंड इजियर टू रीड। मतलब इससे क्या होता है देखिए, आपका प्रोग्राम समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है आपकी। आगे देखिए क्या है, देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बोले थे, देखिए वही इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए पहला बेनिफिट का रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है इसको हम एक ही कोड को कई जगह पर रीयूज कर सकते हैं, और हमें लिखना एक ही बार पड़ेगा। देखिए फंक्शन ने एक बार बनाया है और उसको हम कई जगह पर रीयूज कर सकते हैं आपका, तो उसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। अब पढ़े क्या लिखा है, वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज दैट दे कैन बी रीयूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसको रीयूज कर सकते हैं आपका। आगे बढ़े, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कोड मल्टीपल टाइम। जैसे मैंने अभी आपको क्या एग्जाम्पल बताया था, मुझे 2 नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर मैं फंक्शन नहीं बनाता हूँ तो मुझे इसको 2 बार लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल निकालने की कोडिंग को आपका। तो इससे बेटर क्या है कि हम उसका एक फंक्शन बना लें, और जितनी जगह पर हमें इसको जरूरत पड़ रही है उसको हम उसको कॉल कर लें आपका। अगला बेनिफिट क्या है, सिंप्लीफाइड कोड आपका। सिंप्लीफाइड कोड का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका कि क्योंकि हम अपने कोड को ब्रेक कर दे रहे हैं, जैसे मैं प्राइम नंबर का भी मुझे प्रोग्राम चाहिए, मुझे आपका फैक्टोरियल का भी चाहिए आपका, तो हम क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर का हमने एक अलग फंक्शन बना दिया है, फैक्टोरियल का हमने अलग फंक्शन बना दिया है, तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है। जो अगर इनके प्राइम नंबर में दिक्कत आ रही है तो प्राइम नंबर वाले कोड को हम चेक कर लेंगे आपका, और अगर फैक्टोरियल वाले में कोई दिक्कत आ रही है हम फैक्टोरियल को चेक कर लेंगे आपका। तो एक तो प्रोग्राम साफ सुथरा लगता है देखने में आपका, और एक समझने में आसानी हो जाती है। वही देखिए इसका तीसरा यूज है बेटर टेस्टिंग आपका, क्योंकि हमने इसको अलग अलग कोड में लिख दिया आपको, मतलब अलग फंक्शन में लिख दिया आपका, तो कभी भी हो एरर्स को फाइंड आउट करने में हमारे प्रोग्रामिंग को आसानी हो जाती है। देखिए पढ़े क्या लिखा है, बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोग्राम इनटू स्मॉलर फंक्शन इट बिकम्स इजियर टू टेस्ट ईच फंक्शन इंडिविजुअली। मतलब अलग फंक्शन को टेस्ट करना आसान हो जाता है आपका। तो कभी कोई पूछे कि आपके फंक्शन के क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे मेन बेनिफिट है इसका रीयूजेबिलिटी, दूसरा है आपका सिंप्लीफाई कोडिंग, आपका सिंप्लीफाई कर देता है, और तीसरा आपका बेटर टेस्टिंग आपका। आगे देखिए क्या है, देखिए पहले इसका सिंटैक्स क्या आपका, एक देखिए कहलाता है प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन और एक कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। देखिए मैं अभी आपको फंक्शन डेफिनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है कि फंक्शन काम करने के बाद रिटर्न क्या करेगा, और नीचे मैंने देखा एक्सप्लेन कर भी रखा आपका। और अगर फंक्शन को रिटर्न नहीं करना है तो वहाँ पर आ जाता है वॉइड आपका, ठीक है। दूसरा फंक्शन नेम। फंक्शन नेम का मतलब हम जो पर्पज़ के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ को बना रहे हैं, जैसे अगर फैक्टोरियल को निकालने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ तो यहाँ फैक्टोरियल लिख दूंगा आपका। अगर मैं यहाँ पर आपका प्राइम नंबर को चेक करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ तो यहाँ पर प्राइम नंबर लिख दूंगा आपका। और यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट आ जाती है। पैरामीटर लिस्ट का मतलब है कि अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन को काम करने के लिए अगर कुछ वैल्यूज की जरूरत है तो पैरामीटर लिस्ट के आपके बता दी जाती है। और ये आपके बॉडी ऑफ द फंक्शन है, मतलब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो एग्जीक्यूट क्या करेगा, जो बॉडी में लिखूंगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा। पढ़े देखिए रिटर्न टाइप में क्या लिखा हुआ आपका, अब फंक्शन कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके क्या है, एक फंक्शन मैक्सिमम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है,
ये भी ऑप्शनल है, आप मत करिए रिटर्न, कोई बात नहीं है, बट अगर आपको रिटर्न कराना है तो मैक्सिमम एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कराई जा सकती है। इफ़ नो वैल्यूज इज टू बी रिटर्न, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, द रिटर्न टाइप इज डिफाइंड एज वॉइड। मतलब अगर मुझे इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है तो इस रिटर्न टाइप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा आपका। और अगर इनके मुझे कोई रिटर्न कराना है तो एक रिटर्न कीवर्ड होता है जिसके हेल्प से मैं इसको रिटर्न कराऊंगा। तो जो टाइप रिटर्न का होगा, अगर मैं रिटर्न इंटीजर कर रहा हूँ तो रिटर्न टाइप इंटीजर आ जाएगा, अगर मैं रिटर्न कैरेक्टर कर रहा हूँ तो रिटर्न टाइप कैरेक्टर आ जाएगा आपका। बट रिटर्न टाइप कभी स्ट्रिंग नहीं आएगा सी में, क्योंकि स्ट्रिंग आपका सी में नहीं बनता है। आपका स्ट्रिंग किससे बनता है, एरे से बनता है, और एरे मल्टीपल वैल्यूज कहलाता है आपका। आप फ्लोट रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर रिटर्न कर सकते हैं, कैरेक्टर रिटर्न कर सकते हैं, और अगर आपको रिटर्न नहीं करना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा आपका। फंक्शन पैरामीटर्स, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए पैरामीटर्स को ही आपका आर्गुमेंट भी कहते हैं। देखिए फंक्शन पैरामीटर विच आर ऑल्सो नोन एज आर्गुमेंट्स आर वैल्यूज दैट आर पास एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। मतलब इस फंक्शन को मैं जहाँ से कॉल करूँगा, जैसे इन केस मैं दो नंबर को सम करने का एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो इस फंक्शन को क्या चाहिए होंगे, दो नंबर चाहिए होंगे जिसको सम करेगा आपका। तो वो दो नंबर आपके इस पैरामीटर लिस्ट में आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स भी कहते हैं आपका। बट ये कंपल्सरी नहीं होता, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट मत दीजिए आपका। लास्ट में फंक्शन बॉडी आपका। फंक्शन बॉडी में क्या आएगा कि उस फंक्शन को कॉल करने पर आपको एग्जीक्यूट क्या करना है, क्या लिखा देखिए, द फंक्शन बॉडी इज सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। देखिए इन दो ब्रेसेस के बीच में जो आप ये लिख रहे हो, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ये सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है। उस फंक्शन को क्या करना है वो आप यहाँ बताएंगे आपका यहाँ पर। तो ये था आपका सी फंक्शन का डेफिनेशन आपका। आगे देखिए आप देखिए कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रखे हैं, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत प्रॉपर एग्जांपल लेकर समझाऊंगा इसको आपको। आज तो मैं सिर्फ यूनिट फंक्शन क्या होता है ये समझा रहा हूँ, और छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा आपका, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मे बी आपको मैं बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। जैसे आपको सॉर्टिंग, सर्चिंग, अगर आप उनको भी फंक्शन से बनाना हो कैसे बनाएंगे, ये सब करके दिखा दूंगा आपको। देखिए तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं आपके। पहला फंक्शन आपका कॉल बाय वैल्यू, समझिएगा मेरे बात को। कॉल बाय वैल्यू में देखिए कोई फंक्शन में दो चीज़ें पहले जानने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखिए कॉल करते हुए देखिए यहाँ पर स्वैप नाम का फंक्शन, देखिए ये फंक्शन की डेफिनेशन है स्वैप, ठीक है आपका, क्योंकि इसको कोई रिटर्न नहीं करना था तो यहाँ पे क्या लिखा, वर्ड लिखा देखिए आपका। और देखिए यहाँ पर स्वैप फंक्शन कॉल कर रहा हूँ आपका। तो जो ये ए और बी है ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। मतलब कॉल करते वक्त जो हम आर्गूमेंट पास करते हैं, जो पैरामीटर पास करते हैं, उनको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो उन आर्गूमेंट को रिसीव करता है, देखिए यहाँ पे कितना आर्गूमेंट, दो है, और दोनों का टाइप क्या, इंटीजर था। तो देखिए दो यहाँ पर इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, देखिए दोनों को सेपरेटली डिक्लेयर किया जाता है आपका यहाँ पर। इनको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स आपका। पहले एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करिए, फिर आपको समझाता हूँ कि कॉल वैल्यू में क्या होता है आपका। देखिए कॉल बाय वैल्यू में जब जिन वैल्यूज़ को हम पास करते हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर उनको रिसीव करते हैं, एक बार यहाँ से पास हुआ, वहाँ से रिसीव किया, अब इसके बाद इस फंक्शन के अंदर मैं फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चेंजेस करूँगा, एक्चुअल पैरामीटर कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, स्वैप ए बी लिखा मैंने आपका, ठीक है आपका यहाँ पर, और स्वैप यहाँ पर एक्स और वाई में देखिए इंटरचेंज कर दिया आपका। तो इंटरचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 10 थी, तो एक्स में क्या है, ए आया, और वाई में क्या है, 10 आया, और इंटरचेंज करने के बाद एक्स में 10 हो जाएगा, वाई में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बावजूद भी जब मैं ए और बी को प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए आपका 5 और 10 ही प्रिंट करेगा। देखिए ऊपर देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड टू फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर्स एंड टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। मतलब ए और बी जो है आपका, ये अगर एक मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर रहे हैं तो एक्स और वाई एक दूसरे मेमोरी एड्रेस को कंटेन करेंगे आपका। तो ए की कॉपी एक्स में हुई और बी की कॉपी वाई में हुई आपकी। इसका मतलब ए ने एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस लिया हुआ, एक्स ने एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस लिया हुआ है, बी ने एक दूसरा मेमोरी एड्रेस लिया हुआ और वाई ने एक दूसरा मेमोरी एड्रेस लिया हुआ है। इससे क्या होगा, सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड फंक्शन, मतलब इस फंक्शन में अगर मैं जो भी चेंजेस करता हूँ वो एक्स और वाई के मेमोरी लोकेशन में चेंज होगा, बट वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आर नॉट रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। बट जहाँ से इसको कॉल करा गया था ए और बी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे अगर मैं एक्स और वाई में चेंज करता हूँ। इसीलिए देखिए इसका आंसर क्या आ रहा, 5 और 10 आ रहा आपका। क्यों, ए और बी में 5 10 था, एक्स और वाई में 5 10 गया, यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, इंटरचेंज हो गया, एक्स की वैल्यू 10 हो गई और वाई की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई आपकी। बट वो चेंजेस ए और बी में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ए और बी की अभी भी वैल्यू आपके 5 और 10 ही रहेगी। इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। अगला देखिए कॉल बाय रेफरेंस आपका। जो चीज़ हम चाहते थे, जिस पर्पज से हमने देखिए फंक्शन बनाया था, अभी आपको मैं ऊपर इसकी रेफरेंस पढ़ के दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर हमने ए और बी दो वेरिएबल्स लिए हैं।
बट स्वैप करते हुए ध्यान से देखिएगा, हम ए और बी की वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, हम ए और बी का एड्रेस पास कर रहे हैं आपका। और यहाँ पर देखिए पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। आगे चलकर मैं आपको एक टॉपिक पॉइंटर पढ़ाऊंगा आपको, अभी तो मैंने पॉइंटर नहीं पढ़ाया हुआ आपको। पॉइंटर क्या करते हैं, आपके किसी एक एक्चुअल जो आपका वेरिएबल्स होते हैं उनके आपके क्या एड्रेस को कंटेन करते हैं आपका। इसका जो ए का एड्रेस, ए की वैल्यू नहीं, ए का जो एड्रेस है वो एक्स की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब इसके बाद से जब जब मैं एस्ट्रिक एक्स यूज करूंगा वो ए के लिए काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल पैरामीटर्स का जो एड्रेस है वो फॉर्मल पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, और फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चीज़ें अपडेट होंगी, जो भी चेंजेस होंगे वो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इससे पिछले वाले में देखिए आपका ए और बी में चेंजेस नहीं हुए थे, वो 5 और 10 ही रह गए थे। अब के बाद देखिए आपका 10 और 5 हो गया आपका। अब पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, कॉल बाय रेफरेंस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स का जो एड्रेस को कॉपी कर रहा है फॉर्मल पैरामीटर्स में आपका। इन दिस मेथड द एड्रेस इज यूज टू एक्सेस द एक्चुअल पैरामीटर। मतलब हम इससे क्या करेंगे, जो उसका एड्रेस जो लेके आया है वो हम एक्चुअल पैरामीटर को एक्सेस करने में यूज करेंगे आपका एज द फंक्शन कॉल। इट मीन्स दैट चेंजेस मेड इन द पैरामीटर ऑल्टर द पासिंग आर्गूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे आपका, और जो पैरामीटर पास हुए थे आपके वो उनमें एक्चुअल में चेंज कर देगा आपका। इसका मतलब एक्स और वाई में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके ए और बी में हो जाएंगे। बहुत डिटेल में जब मैं आपको पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि कॉल बाय रेफरेंस एक टाइप ऑफ आपका फंक्शन है आपका। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वही आपके अपडेट हो जाते हैं जब कभी भी हम फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस करते हैं तो आपका। जबकि कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करने से एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होते आपका। और एक लास्ट आपका देखिए टाइप ऑफ फंक्शन कौन सा, आपका रिकर्सन कहते हैं इसको आपका। ये भी एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक आपका, जिसको मैं एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो में बना कर दिखाऊंगा। बट आज आपको मैं एक आपको इससे बता रहा हूँ कि आपके कौन कौन से जो टाइप्स ऑफ आपके यूजर डिफरेंस फंक्शन होता है, सिर्फ उसके लिस्ट में आपको बता रहा हूँ कि 3 होते हैं। एक कॉल बाय वैल्यू होता है आपका, एक कॉल बाय रेफरेंस होता है आपका, और तीसरा आपका रिकर्सन आपका। देखिए रिकर्सन उन फंक्शंस को कहते हैं जहाँ पर फंक्शन खुद को कॉल करता है आपका। ध्यान से देखिए, इस फैक्टोरियल फंक्शन को आपने यहाँ से कॉल किया, बिल्कुल कॉल किया, देखिए आपने जो आप पहले भी कर रहे थे आपका। लेकिन देखिए इस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, आप इसके अंदर से दोबारा कॉल कर रहे, देखिए आपको फैक्टोरियल देखिए आपने यहाँ अंदर से इसको दोबारा कॉल करा आपने। तो इसका जो डेफिनेशन है, व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली, जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है उसको कहता है आपका रिकर्सन। पढ़िए क्या लिखा है, रिकर्सन इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ रिपीटेडली टिल द गिवन कंडीशन सेटिस्फाई। देखिए इसमें एक कंडीशन दी जाती है आपकी, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक ये रिपीटेडली अपने आप को खुद कॉल करता रहता है। आप याद करिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए हम हमेशा लूपिंग कंसेप्ट का यूज़ करते हैं आपका। जबकि देखिए यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल निकाला भी है देखिए आपका, जबकि इसमें देखिए कहीं पर मैंने कोई लूपिंग यूज़ नहीं किया आपका। तो ये फंक्शन क्या करता है, खुद ही अपने आप को बार बार तब तक कॉल करता रहता है जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन आपकी क्या हो जाए, सेटिस्फाई ना हो जाए आपकी। और ये लूपिंग का ही आपका जो इटरेशन का ही काम करता है आपका। लेकिन कुछ ऐसी जगह पर ऐसे आपके आपके प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिना रिकर्सिव टेक्निक से नहीं हो सकती हैं आपकी, तो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है आपका। अदरवाइज रिकर्सन आपके प्रोसेस को स्लो कर देता है आपका। तो कोशिश करिए कि अगर वो चीज़ बिना रिकर्सन के हो सकती है तो आप बिना रिकर्सन के करिए। जैसे फैक्टोरियल बिना रिकर्सन के हो सकता है तो हमको इसको रिकर्सिव टेक्निक से नहीं करना चाहिए आपका। बट कुछ जगह पर जैसे आपका क्विक सॉर्ट है जो बिना रिकर्सिव के नहीं होता आपका। जैसे कि आपका आगे चलकर जब आप डीएसए पढ़ेंगे तो इसमें आपका जो बाइनरी ट्री जो बनती है आपकी, उसमें प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, जो पोस्ट ऑर्डर जो निकाले जाते हैं वो आपका रिकर्सिव टेक्निक से बहुत आसानी से हो जाता है आपका। जबकि बिना रिकर्सिव से करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है आपका। तो कुछ जगह पर रिकर्सिव टेक्निक बहुत बेस्ट है आपकी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पर जहाँ पर बिना रिकर्सिव टेक्निक के वो चीज़ हो सकती है तो आपको नॉर्मल फंक्शन से करना चाहिए, रिकर्सिव टेक्निक से नहीं करना चाहिए। और देखिए मैं आपको इसका छोटा प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से काम करेगा ये। देखिए सबसे पहले मैं एक सिंपल आपको चलो मैं आपको सबसे पहले एक नॉर्मल कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए एक ए एक बी, और एक सम नाम का देखिए वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें सम करूँगा। देखिए मैं यूजर से 2 नंबर इनपुट ले रहा हूँ, प्रिंटफ एंटर 2 वैल्यूज, और सिंपल मैं एक सम का आपका एक प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ, स्कैनफ यहाँ पर %a और %b 2 वेरिएबल आपने इनपुट ले लिया आपने। लेकिन देखिए सम करने के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ s इक्वल टू एक सम नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, सम, और यहाँ पर a और b की वैल्यू पास कर दे रहा हूँ। देखिए आपका
और अभी आपको देखिए कुछ देर बाद मैं आपको देखिए कई लोगों को लगता है स्कैनअप, क्योंकि हम लोग सी को इतनी बार कर चुके होते हैं तो हमें स्कैनअप फंक्शन ईजी लगने लग जाता है। बट स्कैनअप फंक्शन में देखिए परसेंटेज डी, परसेंटेज एम्परसेंट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है आपका। तो मैं इसके लिए भी देखिए आपका भी यूडीए बना के दिखाता हूँ। पहले इसको देखिए आप, प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी, और यहाँ पर आप एस की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमेशा इसको जो फंक्शन के जो आपका मेन फंक्शन है तो उसके ऊपर बनाइए तो उसके नीचे बनाइए। देखिए मैं इसको नीचे बना कर दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये तो मैंने प्रोग्राम लिख लिया। अब देखिए इसके फंक्शन डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने एस इक्वल टू लिखा है, तो एस इक्वल टू का मतलब क्या है, मुझे काम करने का एक वैल्यू रिटर्न करानी। तो यहाँ पर लिखा देखिए इंटीजर सम, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ध्यान देखिएगा, तो एक्स और वाई क्या होगा, फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए आपके, और ए और बी क्या है यहाँ पर आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए। और यहाँ पर लिख दिया रिटर्न एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब थोड़ा इसको चला के देखिए जरा। देखिए आप दो वैल्यू इंटर कराइए। देखिए एक वैल्यू में आपको 4 ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 4 + 5 9। आंसर चेक करिए क्या आ रहा है। देखिए आपका 4 + 5 देखिए 9 आपका। देखिए क्या लगे, समीज 9 आपका। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है। अब लेकिन ध्यान से देखिएगा जरा, मैं इसमें एक दो काम और कर रहा हूँ। अब देखिए मैं स्कैनफ के लिए भी आपका ये यूडीएफ बना के दिखा रहा हूँ। देखिए आपको मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए आपका, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन को यहाँ पर देखिए क्या करना है, रिटर्न करनी वैल्यू। तो इंटीजर, अब देखिए ये क्योंकि मेरा फंक्शन है मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ। देखिए मैंने इसका नाम दे दिया इनपुट इंटीजर, इनपुट इंटीजर, और इसमें कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं है। देखिए आपके यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर एन, और इसमें देखिए स्कैनफ कर लेता हूँ, स्कैनफ परसेंटेज डी। अब आप सोचेंगे सर आप स्कैनफ तो फिर भी लगा ही रहे हैं। देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलेगा अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर रिटर्न आपका एन। एक चीज़ और समझिएगा आपका, देखिए इन फंक्शंस को आप चाहे तो मेन के ऊपर बना सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, आप ध्यान देखिए यहाँ पे एक देखिए आपकी वार्निंग आ रही है देखिए आपकी। तो अगर आप चाहे तो इनको मेन के ऊपर बनाइए, या तो मेन के ऊपर आप इनका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं करते तो एक वार्निंग आती है, कोई एरर नहीं है ये आपकी, ध्यान से देखिएगा आपका। अब देखिए मैंने एक इनपुट INT नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है आपका, और जिसके अंदर मैंने एक इनपुट किया है। अब ध्यान देखिए ऊपर जाकर, अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए ए इक्वल टू इनपुट INT, इनपुट INT। अब देखिए इसको अब अगली बार मैं जब भी कभी कॉल करूंगा, देखिए मुझे सिंपल इतना करना है, देखिए आपको इनपुट INT। अब देखिए कोई आपके इस प्रोग्राम को समझेगा तो देखिए उसका बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि यार इनपुट INT तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है आपका, जबकि उसको ये नहीं मालूम कि नीचे हमने फंक्शन बना रखा है। देखिए आपका, तो देखिए अब हमें यहाँ पर ना कोई परसेंट डी का कोई चक्कर है, ना हमें यहाँ पर देखिए आपका एम्परसेंट लगाना है, ना कुछ लगाना है। तो सिंपल ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा। देखिए 2 नंबर डालिए, चलिए हमें यहाँ पर 5 और 10 डाल दे रहा हूँ। देखिए आपका आंसर देखिए तभी वही आएगा। देखिए आपका सम इज आपका देखिए 15 आपका। ध्यान से देखिए, तो कहने का मेरा मतलब है कि आप जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, अगर आपको लगता है कि वो भी बहुत मीनिंगफुल नहीं है, तो आप उनके लिए एक मीनिंगफुल फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप देखिए उसके लिए भी फंक्शन बना सकते हैं। देखिए मैंने आपका यहाँ पर इनपुट INT, आप देखिए प्रिंट एफ है आपका, आप चाहे तो प्रिंट एफ के लिए भी एक फंक्शन बना सकते हैं आपका। देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ सम इज आपने परसेंट डी लगा रखा है, तो इसके लिए भी आप चाहें तो एक फंक्शन बना सकते हैं आपका। तो यूडीएफ का मतलब होता है कि जो आपके जो वर्किंग जिसको आप बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं आपका, आप उसके लिए फंक्शन बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं एक फंक्शन आपको फैक्टोरियल बना के दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, चलिए मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ फैक्टोरियल निकालने के लिए, फिर उसमें दिखाता हूँ। देखिए आपको इसके लिए फैक्टोरियल का फंक्शन बनाता हूँ, फैक्टोरियल। और मैं देखिए आपको 2 नंबर का फैक्टोरियल लिखाऊंगा, ताकि आपको एक फंक्शन को 2 बार कैसे कॉल करना वो दिखाऊंगा। देखिए आपको, चलिए यहाँ पर वॉइड मेन। चलिए आपके बाद देखिए जो फंक्शंस हैं मैं आपको मेन के ऊपर बना के दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर एक हेडर फाइल लगा लीजिए, इंक्लूड stdio.h। ये भी मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वार्निंग ना आए। देखिए मैं यहाँ पर इंटीजर फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल फंक्शन को भी आपको एक नंबर देना पड़ेगा, एक फैक्टोरियल निकालना किसका है। चलिए मैं यहाँ पर इंटीजर एक n ले लेता हूँ। अब देखिए फैक्टोरियल निकालने का मैं आपको कई बार बता चुका पहले भी। तो इंटीजर एक लूप चलाने के लिए i ले लीजिए, और एक f ले लीजिए, इसके नीचे वैल्यू 1 होगी आपकी। एक फॉर लूप चलाइए, फॉर i की वैल्यू देखिए 2 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 1 तो पहले मैं f में स्टोर कर चुका हूँ आपका। i लेस देन आपका इक्वल टू n, जो n होगा नंबर वहाँ तक आपका, और लास्ट में i प्लस प्लस। और इसी को देखिए अभी कुछ देर बाद मैं आपको रिकर्सिव टेक्निक से दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, f मल्टीप्लाई इक्वल टू i। ये मल्टीप्लाई हो गया, जब इस लूप से बाहर निकलेगा इसको रिटर्न करा दिए, रिटर्न f। तो ये फंक्शन तो देखिए हमारा क्या करेगा, आपका एक गिवन नंबर का फैक्टोरियल निकाल देगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ a और b।
ठीक है आपका। मैं 2 नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो प्रिंट एफ, एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर, या 2 नंबर एंटर कर लीजिए। आप चाहे तो अपना फंक्शन में बना सकते थे, और आप चाहे तो उस फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हैं, वो भी आपको करके दिखा दूंगा। परसेंटेज डी, तो उसके लिए आपको अपनी खुद की एक हेडर फाइल बनानी पड़ती है, तो उस हेडर फाइल के थ्रू आप उसको कॉल कर सकते हैं। n% a और n%b, मतलब आपके अगर कुछ ऐसे फंक्शन, ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं जो बहुत कॉमन है, जो आपको कई प्रोग्राम में यूज उनकी जरूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को लेकर भी आप क्या बना सकते हैं, एक हेडर फाइल बना सकते हैं। अब ध्यान देखिएगा, चलिए मैं यहाँ पर एक f नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। अब आप ये मत देखिए, ये जो f है ये इस वाले ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है, और ये जो f है उस वाले ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है। ये भी आगे चलकर जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा स्टोरेज क्लास, उसमें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। देख f इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ a, ठीक है। तो ये क्या करेगा, a का फैक्टोरियल f में स्टोर कर देगा आपका। अब इसको प्रिंट करके देखिए जरा, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, ठीक है, स्लैश n, यहाँ पर a कॉमा f कर दीजिए। तो यहाँ पर इसने क्या करा, a का फैक्टोरियल f में डाल दिया आपका। सेम चीज़ को दोबारा कॉपी करके देखिए आपका। अब के बाद देखिए उसी f में आपका चाहे तो दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए b का फैक्टोरियल स्टोर कर रहा हूँ, देखिए आपका, इसको प्रिंट कर लीजिए। अब यहाँ b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फैक्टोरियल का जो लॉजिक है वो मैंने सिर्फ एक बार लिखा आपका, और इसके देखिए 2 बार देखिए कॉल कर रहा हूँ आपका। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप अपने कोड को ईजी करना चाहते हैं और रीयूज करना चाहते हैं, देखिए मैंने इसको रीयूज किया, देखिए 2 जगह पर मैंने इसको रीयूज किया। अगर मैं फंक्शन नहीं बनाता तो एक बार मुझे a का फैक्टोरियल निकालने के लिए प्रोग्राम लिखनी पड़ती, बाद में b का फैक्टोरियल निकालने के लिए प्रोग्राम लिखनी पड़ती। तो चला के देखिए इसको, अब ध्यान से देखिएगा। अब के बाद देखिए वार्निंग नहीं आई, क्योंकि देखिए मैंने फंक्शन को मेन के कहाँ बनाया, ऊपर बनाया आपका। तो अगर फंक्शन को मेन के अगर नीचे बनाना चाहते हैं और आप वार्निंग नहीं चाहते हैं, आप फंक्शन के ऊपर उसको क्या कर दीजिए, उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दीजिए। अब देखिए आप 2 नंबर एंटर कर लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक आपको 4 एंटर कर रहा हूँ और एक आपको 5 एंटर कर रहा हूँ। तो बताइए 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। चेक कर दीजिएगा, देखिए ध्यान से, दोनों का आंसर आगे देखिए आपका। देखिए फैक्टोरियल ऑफ क्या है, देखिए 4 इज 24 और फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही फंक्शन को देखिए आपने 2 बार कॉल कर लिया आपने। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार देखिए मैं आपको इसी को रिकर्सिव टेक्निक से दिखा रहा हूँ। सिर्फ आपको इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको छोटी मोटी चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में यूडीएफ अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत डिटेल में आपको इसके एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको, बट इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें टच कर रहा हूँ आपको यहाँ पर। अब ध्यान देखिए, फैक्टोरियल को मैं यहाँ पर रिकर्सिव टेक्निक से बना दे रहा हूँ। तो रिकर्सिव टेक्निक से बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले ब्लॉक को यहाँ से देखिए आपको हटाना पड़ेगा। इसके लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होते हैं आपके इसमें, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगाए कि इफ़ n की वैल्यू इक्वल टू 1 है। देखिए यहाँ पर जब तक n की वैल्यू 1 ना हो जाए, इसका मतलब n का 1 होने का मतलब क्या है, वो नंबर लास्ट में आ चुका है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है आपका। अगर ऐसा है तो 1 का फैक्टोरियल क्या, तो 1 ही होता है, तो रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो रिटर्न जो n की वैल्यू है तो n मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो यहाँ से देखिए नंबर कम होता रहता है आपका। अगर इन केस मैं 4 का एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो n की वैल्यू 4 आपकी, ठीक है, समझिएगा जरा। अब बताइए n की वैल्यू क्या 1 है, n की वैल्यू तो 4 है, 1 तो है नहीं आपकी, तो यहाँ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3 हो जाएगा आपका। और अभी आंसर नहीं मिला आपको, देखिए 4, n की वैल्यू 4 है, इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो 4 - 1 3, तो 3 के लिए दोबारा कॉल हो जाएगा आपका। अभी आपका ये आंसर नहीं मिला, ठीक है, आपका 3 अभी 1 नहीं है, तो यहाँ आएगा 3 × फैक्टोरियल ऑफ 2 हो जाएगा। 2 के लिए फिर कॉल होगा, पर 2 1 नहीं है, 2 × फैक्टोरियल ऑफ 1 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो पहली बार यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट में क्या था, 2 × 1 था, 2 × 1 2 हो जाएगा आपका। उससे पहले यहाँ पर तो 2 आ गया, उससे पहले आप इसको 3 के लिए छोड़ के गए थे, 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा आपका। और लास्ट में उससे पहले इसको 4 के लिए छोड़ के गए थे, तो 4 × 6 24 हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर मिल गया। तो देखिए रिकर्सिव में मैंने देखिए लूपिंग नहीं चलाई है, लेकिन मुझे मालूम है आपको एक छोटे से जगह पर आपका रिकर्सिव नहीं समझ में आएगा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा रिकर्सिव टेक्निक समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से करना है। आज मैंने क्या कहा, आज मैं आपको मेन यूडीएफ समझाने आया हूँ इस वीडियो में आपको, लेकिन सिर्फ उसको टच कर रहा हूँ कि रिकर्सिव टेक्निक होता क्या आपका। चला के देखिए इसको जरा। देखिए 2 नंबर कोई भी डाल दीजिए, 4 और 5, आंसर देखिए वही आएंगे अभी भी आपके, क्योंकि निकल तो फैक्टोरियल ही रहा है। देखिए आपका
फैक्टोरियल 4 इज 24 और फैक्टोरियल 5 इज 120। ठीक है, और एक लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा कॉल बाय रेफरेंस समझा दे रहा हूँ। अगेन कॉल बाय रेफरेंस बिना पॉइंटर के नहीं समझा जा सकता है, बिना पॉइंटर के। तो जब मैं आपको पॉइंटर बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको कॉल बाय रेफरेंस समझ में आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं आपको सिर्फ एक हल्के हल्के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, उससे वो बता रहा हूँ आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम दिखा रहा हूँ आपको, और आप देखना कि किस प्रकार से बिना आपके कॉल बाय रेफरेंस से क्या होता है और विद कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। देखिए आपका, देखिए ए की वैल्यू लीजिए 5, बी की वैल्यू लीजिए 10। यहाँ पे एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाइए, स्वैप। अब पहले मैं कॉल बाय वैल्यू ले रहा हूँ, देखिए ए कॉमा बी ले लिया मैंने आपका, तो इनकी स्वैपिंग होगी आपकी कि 2 वैल्यू हैं तो रिटर्न नहीं हो सकता। ध्यान सुनिएगा, रिटर्न नहीं हो सकता आपका। और प्रिंट अप कराइए। यहाँ पर देखिए मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूँ, ए की वैल्यू इक्वल टू %d/n, बी की वैल्यू %d। ठीक है आपका, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके लिए पहले आप क्या करें, यहाँ पे एक वॉइड स्वैप नाम का फंक्शन बना लीजिए, वॉइड स्वैप। और यहाँ पर आप इंटीजर x और इंटीजर y नाम के 2 वेरिएबल ले लीजिए। तो इसका मतलब a और b यहाँ पर क्या देखिए, ए और बी यहाँ पर आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, और x और y में क्या हुआ इनका फॉर्मल पैरामीटर। तो यहाँ पर इनकी कॉपी चलेगी इनके अंदर, तो a की वैल्यू x में चलेगी और b की वैल्यू y में चलेगी आपकी। और यहाँ पर इसको देखिए इंटरचेंज करने अकॉर्डिंगली देता हूँ। यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल t ले लिया, जिसमें आपकी x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू आपका y हो जाएगा आपका, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाऊँ आपको तो ये इंटरचेंज हो चुका होगा, बट मुझे प्रिंट तो आपका देखिए अपने मेन फंक्शन के अंदर करना है। तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मल पैरामीटर में जो अपडेट हुआ है, जो भी अल्ट्रेशन हुआ है, वो एक्चुअल पैरामीटर में नहीं होगा। तो इसका आंसर अभी भी आपका 5 और 10 ही होगा आपका, जबकि मैंने इंटरचेंज कर दिया है। चेक करेगा, इसका आंसर आपका 5 और 10 ही आएगा। देखिए आंसर क्या है, देखिए आपका 5 और 10 देखिए आपका। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मल पैरामीटर में मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो एक्चुअल पैरामीटर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको इनको यहाँ प्रिंट करके दिखाऊँ, चलिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि एक्चुअल में चेंजेस ही नहीं हुआ आपका। देखिए यहाँ प्रिंट करिए, बट यहाँ पर आप एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करिए, क्योंकि वहाँ ए और बी तो अवेलेबल है नहीं, एक्स और वाई। यहाँ पर भी एक्स और वाई कर दीजिए। ठीक है आपका, यहाँ पर भी स्लैशन लगा दीजिए। अब थोड़ा चला के देखिए, तो देखिए एक्स और वाई में 10 और 5 हो चुका होगा, देखिएगा आपका, ध्यान से देखिए जरा। देखिए एक्स की वैल्यू 10 हो चुकी है, वाई की वैल्यू 5 हो चुकी है, इसका मतलब उनमें इंटरचेंज हो चुका है, बट ए और बी में इंटरचेंज नहीं हुआ आपका। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब मैं ले रहा हूँ आपका कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल। कॉल बाय रेफरेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनके एड्रेस पास करने पड़ेंगे। प्रोग्राम वही रहेगा आपका, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। ठीक है आपका, और इसके मैं आपका दिमाग लगा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इनके लिए मुझे लेने पड़ेंगे पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका *x और *y, जो मैंने अभी आपको उस टॉपिक को कवर नहीं कर रखा है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ करके दिखा दूँ कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इससे होता है क्या कि जब जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं तो जो आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस कर रहे हैं वो एक्चुअल में आपका एक्चुअल पैरामीटर में चेंज हो जाता है। तो देखिए मैंने काम सब कुछ वही कर रखा है, यहाँ मैं इसको दिमाग बना चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने एक्चुअल वैल्यूज़ पास करने के बजाय एक्स और वाई में ए और बी के एड्रेस कॉपी हो रहे हैं। तो ए का एड्रेस, ए की वैल्यू नहीं, ए का एड्रेस। ए का एड्रेस का मतलब ये ए की वैल्यू जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है वो एड्रेस आपका मैंने एक्स को दे दिया है आपका, और इस बी की वैल्यू जिस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है उसका एड्रेस मैंने वाई को दे दिया है। अब जब जब मैं एस्टेक लगाता हूँ तो ये अपने लिए ना काम करके जिन पैरामीटर्स के ये एड्रेस को कंटेन करें उनके लिए काम करते हैं। तो चला के देखिए इसको जरा, अब ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आपका इंटरचेंज हो चुका है, देखिए आपका ए की वैल्यू 10 हो चुकी है और बी की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो जब कभी भी आपको एक्चुअल पैरामीटर्स में अपडेट करना हो फॉर्मल पैरामीटर में चेंज होने पर, तो आपको कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर में चेंजेस हमें नहीं चाहिए, जब भी हम फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करें तो उसके लिए कॉल बाय वैल्यू यूज़ करते हैं आपका। वैसे मैक्सिमम केसेस में आपका कॉल बाय वैल्यू ही यूज़ किया जाता है आपका। और एक टेक्निक थी आपका रिकर्सिव टेक्निक, जब हम फंक्शन को खुद के अंदर से खुद को कॉल करते हैं, मतलब वन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, देन इट इज़ कॉल्ड आपका रिकर्सिव टेक्निक। बट रिकर्सिव टेक्निक बहुत रेयर यूज़ की जाती है, लेकिन हाँ आपके इंटरव्यू टाइम पे बहुत पूछा जाता है आपका कि आपको आता है कि नहीं आता है। बट एक्चुअली में कॉल बाय वैल्यू मैक्सिमम यूज होता है, कॉल बाय रेफरेंस और रिकर्सन कम यूज होता है। देखिए कॉल बाय जो रेफरेंस है वो आपके जो ऊफ बेस्ड लैंग्वेजेस है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हो पाता है आपका, क्योंकि
पॉइंटर के जो कंसेप्ट हैं वो आपके जावा में या पाइथन में तो आपके सपोर्ट होते नहीं आपके, तो वहाँ पर आपका जावा में, पाइथन में या आपके जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस में ये आपका सिर्फ क्लास के थ्रू ही हो पाता है जब हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं आपका। अदरवाइज वेरिएबल के साथ आपका नॉर्मली आपका कॉल बाय रेफरेंस नहीं चल पाता। लेकिन हाँ, सी प्लस प्लस में क्योंकि पॉइंटर्स हैं तो आपका कॉल बाय रेफरेंस चलता है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होते क्या है। अब देखिए, जो इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें कॉल बाय वैल्यू के बहुत प्रॉपर एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको। कॉल बाय रेफरेंस इसलिए नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि मैंने अभी आपको पॉइंटर नहीं पढ़ा रखा आपका। जब पॉइंटर पढ़ाऊंगा टॉपिक उस वक्त आपको मैं कॉल बाय रेफरेंस के बहुत प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा। लेकिन रिकर्सिव टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा। रिकर्सिव टेक्निक के लिए एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ रिकर्सिव टेक्निक समझाऊंगा कि रिकर्सिव टेक्निक काम कैसे करती है। क्योंकि रिकर्सिव टेक्निक की जो वर्किंग है वो बहुत टफ है। कई लोग तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हमने प्रोग्राम लिख के भी दे दिया रिकर्सिव टेक्निक का, जैसे ये फैक्टोरियल का लिखा हुआ देखिए आपका। कई लोगों से पूछिए इसका नाम मैं फैक्टोरियल का हटा दूँ, इसका नाम मैं ABC रख दूँ, तो यहाँ भी ABC लिखना पड़ेगा। और उससे बोलिए कि एक 5 वैल्यूज को लेकर समझा दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, वो कभी भी ये नहीं समझा पाएगा कि यहाँ पर फैक्टोरियल निकाल रहा है। क्योंकि इसकी जो वर्किंग है वो समझना थोड़ा सा टफ है आपका, थोड़ा सा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी आप मैसेज करते हैं उससे हमें यह मालूम चलता है कि हमें अपने पढ़ाने के तरीके में और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए आपके। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा आपका। और आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।